आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर करता है। मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस आने का अनुभव। बिल्कुल, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई कहते हैं। हाँ, ये वो अनुभव है जहां लोग जो मेडिकली मौत के बिल्कुल करीब हैं, अचानक चेतना की एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। सही कहा। कुछ के लिए ये दूसरी दुनिया की एक झलक है, तो कुछ के लिए ये बस दिमाग की एक आखिरी कोशिश है खुद को बचाने की। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। हमारी आज की पड़ताल नॉटुलस मैगजीन के एक शानदार लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है द आफ्टर लाइफ इज इन आवर हेड्स। तो इस लेख के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुभव आखिर हैं क्या और विज्ञान की नज़र में इनकी हकीकत क्या है। तो ये एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ विज्ञान की एक दिलचस्प जंग है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी से करते हैं। हाँ, ये कहानी हमें सीधे इस अनुभव के दिल में ले जाएगी। बात है करीब 30 साल पहले की, बार्सिलोना की। ज़ेवियर मेलो नाम का एक 23 साल का नौजवान, जिसका एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट होता है। उसे सिर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि वो कोमा में चला जाता है, हफ्तों तक बेहोश। और फिर एक दिन जब उसे अस्पताल में होश आता है तो वो एक ही बात चिल्ला रहा होता है, मैं भगवान के साथ था। हाँ, बार बार यही दोहराता है। उसके डॉक्टर और परिवार वाले सब हैरान। और ज़ेवियर को जो याद था वो मतलब एक टेक्स्ट बुक एनडीई जैसा है। बिल्कुल क्लासिक। हाँ, जैसे सबसे पहले तो अपने शरीर से बाहर निकल जाना, और ऊपर से जैसे छत से अपने ही शरीर को देख रहा था। और उसे एम्बुलेंस में एक नर्स की आवाज साफ सुनाई दी जो कह रही थी, हम उसे खो रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उसने महसूस किया कि वो ऊपर की तरफ खिंचता चला जा रहा है, एक सुरंग से गुजर रहा है, जिसके आखिरी सिरे पर एक रोशनी है। और उसे अपने बचपन के सारे सीन एक फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने दिखाई दिए। और वो रोशनी, ज़ेवियर कहता है कि उस रोशनी में इतना प्यार और खिंचाव था कि उसे लगा जैसे वो घर पहुंच गया है। उसने ये भी कहा कि उस पल में वो जितना जिंदा और जितना साफ महसूस कर रहा था, उतना अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। ज़ेवियर की कहानी सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये अकेली नहीं है। 1970 के दशक के बाद से ऐसी हजारों कहानियां रिकॉर्ड की गई हैं, खासकर जब रेमंड मूडी की किताब लाइफ आफ्टर लाइफ आई थी। तो एक पक्ष ये मानता है कि ये अनुभव असली है। ये एक तरह का सबूत है कि मौत के बाद भी कुछ है। हाँ, और ये सिर्फ आम लोग नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट पिम वेन लोमिल और यहाँ तक कि न्यूरोसर्जन एबिन अलेक्जेंडर, जिनकी किताब प्रूफ ऑफ हेवन बेस्ट सेलर थी, वो भी यही तर्क देते हैं। उनका कहना है कि ये अनुभव सबूत हैं कि हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस दिमाग से आज़ाद है। वो इसे नॉन लोकल चेतना कहते हैं। नॉन लोकल चेतना, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि हमारी चेतना किसी एक जगह यानी हमारे दिमाग में बंधी हुई नहीं है। अच्छा। जैसे इंटरनेट किसी एक कंप्यूटर में नहीं होता, बल्कि हर जगह फैला होता है, वैसे ही शायद चेतना भी मस्तिष्क से परे मौजूद है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब भी चेतना मौजूद रहती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। पिम वैन लोमिल ने बाकायदा कार्डियक अरेस्ट के मरीजों पर स्टडी की और पाया कि कुछ मरीजों ने ऐसी बातें बताईं जो उन्होंने उस वक्त देखी जब उनका दिमाग पूरी तरह से बंद था, कोई ईईजी एक्टिविटी नहीं थी। बिल्कुल, इसी वजह से ये सवाल इतना पेचीदा है। हाल ही में एनवाईवाई के एक रिसर्चर सैम पार्निया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब तक के सबूत ये इशारा करते हैं कि चेतना मौत के बाद खत्म नहीं होती। तो एक तरफ ये मजबूत दावा है, लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, क्योंकि न्यूरोसाइंटिस्ट की एक पूरी फौज है जो कहती है, एक मिनट रुकिए, तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। हाँ, और उनका तर्क बहुत शक्तिशाली और सीधा है। ससेक्स यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट अनिल सेठ जैसे विशेषज्ञ इस नॉन लोकल चेतना के विचार को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका एक ही मूल मंत्र है, नो ब्रेन एक्टिविटी, नो मेंटल प्रोसेस। मतलब अगर दिमाग में कोई हलचल नहीं है तो कोई भी मानसिक प्रक्रिया जैसे सोचना, महसूस करना या कुछ याद रखना हो ही नहीं सकती। नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो फिर ज़ेवियर के अनुभव का क्या? वो जो अपने शरीर को ऊपर से देखने का दावा करते हैं, वो इतना असली कैसे लग सकता है अगर वो वाकई में बाहर नहीं थे? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। अनिल सेठ कहते हैं कि हम अनुभव की सामग्री को ब्रह्मांड की हकीकत समझ लेते हैं। मतलब जो हमें महसूस हो रहा है, हम मान लेते हैं कि वही सच है। बिल्कुल, लेकिन हमारा शरीर कहाँ है, हम खुद को कहाँ महसूस करते हैं,
ये सारी भावनाएं हमारा दिमाग ही पैदा करता है, और जब दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो ये भावनाएं गड़बड़ा सकती हैं। अच्छा, तो ये शरीर से बाहर होने वाला जो हिस्सा है, जो लगभग 80% एनडीई में कॉमन है, विज्ञान उसे कैसे समझाता है? यहाँ पर न्यूरोसाइंस की खूबसूरती सामने आती है। हमारे दिमाग में एक खास जगह है जहाँ टेम्पोरल और पैराइटल लोब मिलते हैं। इसे कहते हैं राइट टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन या टीपीजे। टीपीजे ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग का वो एक तरह का जीपीएस है। ये तय करता है कि हम अपने शरीर को स्पेस में कहाँ महसूस करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि अगर इस हिस्से को बिजली से हल्का सा उत्तेजित किया जाए तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकलकर खुद को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ एक दिमागी स्विच की गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि मिर्गी या माइग्रेन जैसी बीमारियों में भी ये हिस्सा प्रभावित हो सकता है और लोगों को ऐसे ही अनुभव हो सकते हैं। तो शरीर से बाहर होने का अनुभव आत्मा के निकलने का सबूत नहीं, बल्कि दिमाग के एक खास हिस्से की गतिविधि का नतीजा हो सकता है। एक मिनट, टीपीजे वाली बात तो समझ आई, ये शरीर से बाहर होने वाले हिस्से को समझाता है, लेकिन लोग सिर्फ शरीर से बाहर नहीं निकलते, वे कमरे में हो रही बातें भी याद रखते हैं। जेवियर ने नर्स की बात सुनी, अगर दिमाग बंद हो रहा है तो ये कैसे मुमकिन है? सही सवाल है, और यही इस पहेली का सबसे पेचीदा हिस्सा है। पहले हमें लगता था कि कोमा का मतलब है स्विच ऑफ, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। कार्डियक अरेस्ट के बाद भी दिमाग की गतिविधि लगभग 60% तक गिर जाती है, लेकिन वो शून्य नहीं होती। मतलब दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता? नहीं। और सबसे जरूरी बात, सुनने की क्षमता हमारे शरीर में सबसे आखिर में जाती है। अच्छा। हाँ, हाल के अध्ययनों से पता चला है कि जो मरीज एनेस्थीसिया में या कोमा में पूरी तरह बेहोश लगते हैं, वो भी अपने आसपास की बातें सुन और प्रोसेस कर सकते हैं। तो हो सकता है दिमाग उन आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा हो और बाद में जब चेतना लौटती है तो उसे एक विजुअल याद के रूप में बना रहा हो। मतलब मैंने नर्स को ये कहते हुए सुना की जगह मैंने नर्स को ये कहते हुए देखा वाली याद बन जाती है। बिल्कुल। कमाल है। तो ये शरीर से बाहर होने वाले हिस्से को समझाता है, लेकिन एनडीई में सिर्फ इतना ही तो नहीं होता। वो जो शांति, प्यार, सुरंग और रोशनी देखने जैसा अनुभव है, उसका क्या? हाँ, उसके लिए हमें दिमाग के केमिकल लोचे को समझना होगा। तो अगर ये कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, तो इतनी शक्तिशाली आनंदमयी भावनाएं आखिर आती कहाँ से हैं? और यहीं पर कई न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी सामने आती हैं। इनमें से एक है केटामाइन परिकल्पना। केटामाइन? ये तो एक बहुत शक्तिशाली ड्रग है, एक हेलुसिनोजेन है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। शोधकर्ता कार्ल जॉनसन ने यह थ्योरी दी कि जब शरीर और दिमाग पर मौत जैसा भयानक तनाव पड़ता है, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए एक केटामाइन जैसा केमिकल छोड़ता है। और केटामाइन एनडीई के अनुभव की नकल कर सकता है? लगभग हर अनुभव की। शरीर से अलग महसूस करना, सुरंग से गुजरना और एक चमकदार रोशनी में पहुंच जाना। क्या इसका कोई सबूत है? एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें 15,000 साइकेडेलिक अनुभवों की तुलना 625 एनडीए की कहानियों से की गई, और नतीजा ये निकला कि केटामाइन लेने के बाद के अनुभव एनडीए से सबसे ज्यादा मिलते जुलते थे। मतलब हमारा दिमाग हमें मरने के डर से बचाने के लिए एक तरह का बायोलॉजिकल हेलुसिनोजेन इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें एक खूबसूरत अनुभव के रूप में महसूस होता है। और इसका एक और फायदा भी है, केटामाइन जैसे पदार्थ न्यूरोप्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब वो दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। तो हो सकता है ये खूबसूरत अनुभव दिमाग के खुद को बचाने के एक प्रयास का साइड इफेक्ट हो। सही कहा। तो क्या ये सब बस एक ड्रग ट्रिप जैसा है? क्या हम कह रहे हैं कि ये गहरा आध्यात्मिक अनुभव असल में दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन है? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जैसा है और वही है में फर्क है। समानताएं जरूर हैं, लेकिन एनडी का असर लोगों पर ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। तो केमिकल एक हिस्सा हो सकते हैं, पर शायद पूरी कहानी नहीं। और भी केमिकल्स हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे सेरोटोनिन, खासकर डीएमटी जैसे हेलुसिनेजेंस जो हमारे दिमाग में प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, वो शांति, सुकून और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने जैसी भावनाएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों को कभी-कभी जी फोर्स की वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी। सही कहा। और जब ऐसा होता है तो उन्हें अक्सर सुरंग की तरह दिखने लगता है, टनल विजन, और बहुत सुखद एहसास होता है, ठीक एनडीए जैसा। और इसका उल्टा भी सच है? हाँ,
हाइपरकार्बिया यानी खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत बढ़ जाना, ये भी लोगों को जीवन की समीक्षा यानी लाइफ रिव्यू और रहस्यमयी अनुभव करवा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दिमाग की चरम अवस्थाएं इन असाधारण अनुभवों को जन्म दे सकती हैं। और एक विचार ये भी है कि ये सब दिमाग का एक अंतिम प्रयास हो सकता है, एक आखिरी कोशिश। हाँ, और ये शायद सबसे नई और सबसे चौंकाने वाली रिसर्च है। हाल ही में इंसानों और चूहों पर हुए ईईजी अध्ययनों में देखा गया है कि दिल की धड़कन रुकने के ठीक बाद लगभग 30 सेकंड के लिए दिमाग में अचानक से बहुत तेज और व्यवस्थित बिजली की लहरें उठती हैं। वाह, मतलब मरने के ठीक पहले हमारा दिमाग एक आखिरी बार पूरी ताकत से जाग जाता है। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, एक तरह का ग्रैंड फिनाले। बिल्कुल। इसे अल्जाइमर के मरीजों में भी देखा गया है। एक स्थिति है जिसे विरोधाभासी स्पष्टता या पैराडॉक्सिकल ल्यूसिडिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक मरीज जो सालों से किसी को पहचान नहीं पा रहा, मरने से कुछ पल पहले अचानक पूरी तरह से साफ हो जाता है, अपने परिवार वालों से बात करता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हाँ, जैसे एक मोमबत्ती बुझने से ठीक पहले उसकी लौ सबसे तेज जलती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये घातक रक्त प्रवाह के नुकसान से बचने के लिए दिमाग द्वारा किया गया एक अंतिम प्रयास हो सकता है। एक तरह की विकासवादी जीवन रक्षा की घटना, जहां दिमाग अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को जीवित रहने के लिए एक आखिरी कोशिश में झोंक देता है, जिससे चेतना का एक आखिरी तेज धमाका होता है। तो आज की हमारी चर्चा हमें दो बिल्कुल अलग-अलग किनारों पर ले आई है। एक तरफ वो विश्वास है जो कहता है कि एनडीईज इस बात का सबूत है कि चेतना दिमाग से भी बड़ी है, जो शरीर के बाद भी जिंदा रहती है। और दूसरी तरफ विज्ञान की एक बहुत ही जटिल और परत दर परत व्याख्या है, जो कहती है कि ये सब एक ऐसे दिमाग का खेल है जो बहुत ज्यादा तनाव में है और जिंदा रहने के लिए अपनी हर तरकीब का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल, बिजली, सब कुछ। एक मिनट रुकते हैं इस पर। ये सोचना ही कितना अजीब है कि विकास ने हमें सिर्फ जीने के तरीके ही नहीं, बल्कि शायद मरने का एक शांत तरीका भी सिखाया है। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि ये अनुभव कैसे होते हैं, टीपीजे में गड़बड़ी, केटामाइन का निकलना, ईईजी की लहरें, लेकिन वो अभी भी इस बड़े क्यों वाले सवाल का जवाब नहीं दे पाया है। ये अनुभव इतने गहरे, इतने बदलने वाले और अक्सर इतने सकारात्मक क्यों होते हैं? बिल्कुल। और एक शोध ये भी बताता है कि एनडीई का ये सकारात्मक असर लोगों को पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी दर्दनाक घटनाओं से भी बचा सकता है। अच्छा, वो कैसे? जिन लोगों को एनडीए होता है वो अपने उस भयानक हादसे की यादों से कम डरते हैं। ऐसा लगता है कि उस अनुभव का सकारात्मक पहलू एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच बना देता है। लेख का अंत एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात से होता है। एक शोधकर्ता कहता है, मौत का डर सभी डरों की माँ और पिता है। यह हमारा सबसे बड़ा डर है। हाँ, और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये मुमकिन है कि हमारे जीव विज्ञान ने, हमारे विकास ने ही हमें उस सबसे बड़े डर का सामना करने का एक तरीका दे दिया हो? क्या हो अगर हमारे दिमाग का आखिरी काम, उसका अंतिम कर्तव्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें शांति से उस अच्छी रात में ले जाना हो?